आज आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। टेंटेटिव एग्जाम डेट्स वगैरह को लेकर उन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है, ग्रुप में क्लास के आ चुका था, टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी भेज दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ गया था। जितने जल्दी हो सका वो भेज दिया है, और उसके लेकर एक शॉर्ट में जो वीडियो भी हो सकता है एग्जाम डेट वगैरह को लेकर, तो वह भी भेज दिया गया है। ठीक, तो ये वाला बैच है असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा वाला। इतने समय से आप लोग पढ़ रहे थे, जिस एग्जाम को लेकर सबसे कम समय दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि साहब अगस्त में नोटिफिकेशन आ रहा है, 25 सितंबर को एग्जाम है। उसके लिए अब आपको एग्जाम डेट कब की दे दी गई है? 28 मई 2023 की डेट दी गई है। भरपूर समय दिया है। कई लोगों को तो ज्यादा लग रहा होगा, वो समझ में नहीं आ रहा हो कि अब वो क्या करें, कहाँ कहाँ घूम फिर नहीं आए, ऐसा बहुत कुछ लग रहा होगा। ठीक, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा एग्जाम डेट अपन ने देखा बढ़ करके 28 मई हो गई है। अब इस चीज को लेकर और कोई प्रश्न हो आपका, कुछ आप लोग पूछना चाहें, तो आप पूछ सकते हैं साहब। पहले आपको मौका देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ जो मैं आप लोगों को अपने तरफ से बताना चाहता हूँ। किसी को कुछ पूछना है? क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं कितने दिनों से? हाँ, मिसप्रिंट तो नहीं है, तो वैसे तो मिसप्रिंट नहीं है, आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने देखा था इसको, और मुझे मालूम था कि ये आएगा ही, ये आना ही था, बट ये नहीं मालूम था कि आज की डेट में आ जाएगा। सच बात तो ये है, देखो। और मैं इसीलिए 2-3 दिन से काफी बच रहा था इस विषय को लेकर बात करने को। सच बात तो ये है ना। बीच में अभी आप लोगों ने क्लास के दौरान मुझसे पूछा भी था इस विषय को लेकर, और मैंने जानबूझ के उस विषय पर बात नहीं की थी। तो कुछ चीजें होती हैं, है ना, बहुत खुल के नहीं बोलना चाहते। आयोग ने वैसे ही कल या परसों की बात है, अपना एक विज्ञप्ति पत्र कहना चाहिए जारी किया हुआ था, और मुझे जानकारी थी उस चीज को लेकर के कि साहब 87% वाले नियम को अब वो लेकर चलेंगे और सभी एग्जामों पर लागू करेंगे, है ना। तो सीधी बात है कि आना ही था और आ ही गया, और बहुत अच्छा है, अब तो आ गया है साहब, डेट क्लियर है। अब आप अपने अपने हिसाब से अपना टाइम इत्यादि वगैरह फिक्स कर सकते हैं। कई भ्रांतियां तब भी होंगी, और वो हमेशा बनी रहेंगी, उनमें से कई चीजें। फॉर एग्जाम्पल कि सर मिसप्रिंट तो नहीं है, पॉइंट नंबर वन। और सर 28 मई को हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि फिर उसके बाद में फिर कुछ बढ़ जाए। तो ये चीजें तो बनी रहेंगी साहब, अब देखो समय परिस्थिति क्या कहती है ना। एक चीज और बता देना चाहेंगे कि आज कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं अपन, आज अपन उसके आगे बात करने वाले हैं। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, जो आपका सिलेबस है, वो टॉपिक पर नहीं बात करेंगे, बल्कि हम बात करने वाले हैं अब स्ट्रेटेजी इत्यादि वगैरह को लेकर के। आगे की रूपरेखा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे नोटिफिकेशन है, इसका मतलब है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने। आप उसको अपने नजरिए से देखते हैं, मैं अपने अनुभव के चश्मे से देखता हूँ कि उसमें क्या क्या खास है। आपको हो सकता है दो बातें खास लग रही हो, दो एग्जाम खास लग रहे हो, और मुझे हो सकता है कि वहां पर लग रहा हो कि नहीं साहब 5 एग्जाम खास है। किसी चीज को कैसे क्या मैनेज किया, तो मैं अपने चश्मे से जो मैंने देखा है, मैं आपको वो बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, पहले ही बता दिया कि पढ़ाने वाला नहीं हूं आज टॉपिक, है ना। हम आगे बात करने वाले हैं, और वैसे भी आपका ये जो बैच है असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा वाला जो बैच है, काफी अच्छा चल रहा, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। ये बैच आपका कंटिन्यू रहेगा, उससे बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, और हम अपने समय के हिसाब से पढ़ते रहेंगे और सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। 7 यूनिट आप पढ़ चुके हैं पार्ट बी में, जबकि पार्ट ए में आप 4 यूनिटें पढ़ चुके हैं। ठीक, गिनी चुनी चीजें बची हुई हैं, उनको बहुत जल्दी अपन पढ़ लेने वाले हैं, तो उस पर बात करेंगे अभी बाद में। 8वीं यूनिट पढ़नी थी आपको आज से, है ना, पर उसके पहले इन विषयों पर बात करने वाले। तो आपको कुछ पूछना हो तो पहले आप पूछ लीजिए, फिर मैं आता हूँ अपने विषय पर। अरे हम बढ़वाने वाले कोई नहीं है। जी जी, पोस्ट भी बढ़ जाएंगी, पोस्टें भी बढ़ जाएंगी, है ना। बिल्कुल एक सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें, पॉजिटिव सोचें, जैसा चाहते हैं वैसा सोचें, निश्चित रूप से वैसा ही करेगा ईश्वर आपके साथ में। जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा सोचें, वैसा ही पूरा संसार बन जाएगा।
सही कह रहे हैं आप, वो पोस्टों वाली बात जो है आप वो सही कह रहे हैं कि बढ़ के कम से कम डबल हो जाएं, जो आप कहना चाह रहे हैं। मेरा मानना ये है, देखिए इसमें दो बातें मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। पोस्टें तो बढ़ जाएंगी, ठीक है, और जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है शायद 40-50 के आसपास में पोस्टें हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, मान लो इनकेस इतनी ज्यादा पोस्टें नहीं बढ़ती हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और मिलेगी आप लोगों को। एक और शायद असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा और आपको एक और पेपर देने के लिए मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। वो इससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो ईश्वर है ना, भगवान जी सब अच्छा करेंगे, राम जी, है ना। तो देखो आगे जैसा भी हो, इस तरह से अपन देखें चीजों को। तो समय अच्छा मिल गया है, पोस्टें भी ईश्वर करे बढ़ जाए साहब, इतना ही विनती है, अपनी प्रार्थना ईश्वर से, प्रेयर है, यही अपना है जी। चलिए, कम से कम किसी ने तो इस बात को कहा कि सर आपको चुनकर मेरा सिलेक्शन सही रहा। आप ग्वालियर से हैं ना? चलिए, अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। जबलपुर शहर से मुझे आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ पढ़ाने का सौभाग्य मिला, कुछ मार्गदर्शन देने का सौभाग्य मिला कि कोई ग्वालियर से, कोई इंदौर से है, कोई दिल्ली से है, कोई चेन्नई से है, कोई मुंबई से है। ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों तक जुड़ पाया, पहुंच पाया, है ना। आगे भी सानिध्य ऐसा ही बना रहे। जी, बताएं। जी जी जी। सही बात है। क्या एक साथ दो दो एग्जाम को लेकर साथ में चल सकते हैं? दो नावों पर सवार होना तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो नाव पे सवार होना होगा। दो एग्जाम नहीं, आप एक साथ चार चार एग्जाम, ये जो आपका आया हुआ कैलेंडर, इन सभी को फोकस कर सकते हैं। और जिसको क्वालिफाई करना है तो वो पांचों निकाल लेगा, पहले ही से आप जान लो, एक लाइन में। और जिसको फेल होना है तो पांचों में भी फेल हो जाएगा, आप पहले ही जान लो। सारी बातों का सार ये होता है कि हम कितने प्रतिबद्ध हैं अपने लक्ष्य के प्रति। यदि आपने ठान लिया, एक अच्छा मार्गदर्शन आपने प्राप्त कर लिया, सही स्तर को जान लिया कि पढ़ना कैसे, सही स्तर पर पढ़ लिया और मेहनत कर ली, पांच नोटिफिकेशन है, पांच वैकेंसी है, पांचों में एक एक पोस्ट उठा ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और नहीं तो फिर बहुत से ऐसे भी होने वाले हैं विद्यार्थी बेचारे, जो पांच में से एक भी नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। और कोई ये अलग अलग नाव नहीं है कि सर ये वाला एग्जाम मार्च में है, ये वाला अप्रैल में, ये वाला मई में है। कोई अलग अलग नहीं है, एक ही नाव है वो। शिप थोड़ी सा बड़ा है आपका वो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की फील्ड है। उसमें भी जीएस आना है, थोड़ी बहुत सिलेबस के टॉपिक्स वगैरह को लेकर ऊंच नीचे, ऊपर नीचे है, डेफिनेटली तैयार करेंगे आप। हम है ना तैयार करवाने वाले। कौन कौन से देने हैं आपको? पटवारी परीक्षा देनी है, पटवारी परीक्षा का बैच मिल जाएगा आपको हमारे पास में। पढ़ाने वाले हम हैं, सामने खड़े हैं आपकी। आपको एमपीपीएससी देना है, हम पढ़ा रहे हैं साहब जी, हम गाइड कर रहे हैं। आपको मेंस देना है, हम गाइड कर रहे हैं साहब, पूरी पूरी टीम है यहाँ पर। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का देना, हम गाइड कर रहे हैं कैसे क्या उसको मैनेज करो, उन सारी चीजों को लेकर स्ट्रेटेजी भी हम आपको बता ही रहे हैं। हर दिन क्लास में आप हमसे जुड़े रहिए। बस ये होता है कि नहीं, कोई चाहे कि नहीं 15 मिनट की यूट्यूब की वीडियो बता दो, तो कैसे बता दें, इतनी सारी चीजें हैं उसमें, हम लोगों को खुद लगता है कि कहाँ से शुरू करके क्या बता दें। क्या मालूम, मुझे जो महत्वपूर्ण लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ, आपको वो महत्वपूर्ण ही नहीं लग रहा, आप कुछ और जानना चाहते हो, उसमें समस्या ये हो जाती है। रोजाना रेगुलर जुड़े रहे, उसका एक ही तरीका है, क्लास। क्लास में एडमिशन है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं। जो पूछोगे, जो जानना चाहोगे, जो गाइडेंस चाहोगे, वो सब मिलने वाला है। ये एक ही नाव है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। अलग अलग नाव तब कहलाती कि एक काम अपन पढ़ाई का कर रहे हैं, जबकि दूसरा काम अपन कहीं पर जॉब कर रहे हैं, किसी और चीज में है, अलग बिजनेस भी चला रहे हैं। तो ये थोड़ी सा जरूर कहला सर, दो अलग अलग वर्क है। ये दो अलग अलग नहीं, एक ही वर्क है। एग्जाम है, उसमें भी पढ़ना है, दूसरे एग्जाम में भी पढ़ना है, तीसरे में पढ़ना है, एक ही काम है, एक ही नाव है साहब, सच बात तो ये है। और आराम से मैनेज किया जा सकता है, एक एक दो दो तीन तीन चीजों को। डेफिनेटली सिलेक्शन उठाया जा सकता है, और उठाने वाले तो उठाएंगे। आप तो बस ये मान के चलो कि आप उठाने वाले हो सिलेक्शन। तीन एग्जाम का इनमें से फॉर्म भरो, तीनों के तीनों उठाने वाले हो आप डेफिनेटली। तो निश्चित रूप से आप उठाने वाले हैं। हम बता रहे हैं सेट के लिए। मैंने कल ही पिछली क्लास में बताया था, यूजीसी नेट परीक्षा और सेट परीक्षा कल ही बताई थी। रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, ऐप पर जाकर देख लीजिएगा अपने। कल ही बताया था सेट परीक्षा, और मैंने ये भी कहा था जिनने अटेंड नहीं करी है, देखना पक्का वो बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं साहब। सेट परीक्षा के बारे में कल बताया हुआ है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये अंदेशा है कि अगला एग्जाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, एक बार में सेट परीक्षा निकालो,
उसी के ठीक बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का एग्जाम भरिए, उसको भी निकालिए। 2 से 3 सब्जेक्टों में आपको गाइडेंस मिल जाएगा। हिंदी लिटरेचर, ठीक, मेरा सब्जेक्ट रहा है। हिस्ट्री सब्जेक्ट मेरा रहा है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, इसलिए मैं आपको गाइडेंस उसमें दे सकता हूं। तो ये चीज मैं कहूंगा, क्लास में जुड़े रहिएगा, फायदे में रहेंगे। और इतने दिनों में आप लोग मुझे ये तो जान गए हैं कि अगर आपको एक टॉपिक हम ये वाला पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इस एग्जाम में काम आएगा, इस वाले बैच में। अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि ग्रेड 4 का एग्जाम देना हो, चाहे फिर 2 का देना हो, चाहे 1 का, वो सभी जगह काम आ जाएगा। और आता है, आता है। जो अनुभवी विद्यार्थी उस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको तैयारी करते वर्षों हो गए हैं कि साहब ये अप्रोच कहलाती है तैयारी की, जो आपको बताया जा रहा है। तो एक अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा, उसको प्राप्त करें, बैच को ज्वाइन करें। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, कई लोगों को लग रहा होगा सर अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं कि हाँ फीस एडमिशन ये वो फलाना। बहुत छोटी सोच है, यदि ऐसा सोच रहे हैं तो। बिल्कुल भी पढ़ाने का मेरा दिल नहीं है, मजबूरी ना होती तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता। और मैं आपको बता दूं कि अभी पढ़ा रहा हूं मैं, भविष्य में शायद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। तो अभी बैच उपलब्ध है, ज्वाइन कर लो, पढ़ लो। क्या मालूम आज काम आ जाए, कल काम आ जाए, परसों आ जाए, अगले साल के एग्जाम में काम आ जाए। जरूरी थोड़ी कि हम उपलब्ध ही रहेंगे। आज ले लो, इसे सलाह समझ लो, इसे चेतावनी समझ लो, महत्वपूर्ण बात समझ लो, अनावश्यक बात समझ लो, सबके ऊपर निर्भर करता है। हर कोई अपने अपने तौर तरीके, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा साहब। क्लियर। और मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं सोच समझ के ही बोलता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, जो आज है उसको पकड़ के चलो, कल तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जो आज को छोड़ते हैं और कल को लेकर चलते हैं, प्राय वो पछताते हैं साहब जी। आज नहीं छोड़ना, आज को नहीं खोना, बिल्कुल सीधी बात तो यह है। इसमें और भी कोई प्रश्न हो, कोई और चर्चाएं करना चाहते हो, फटाफट आ जाइए क्वेश्चन पर अपने। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, सेट परीक्षा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए क्या है प्रश्न आपका। जी जी, नमस्कार जी। जी जी जी, बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल। आपको पीएससी निकालना है और निश्चित रूप से आप निकालेंगे। और जितना मुझे नॉलेज है, आप करीबन 2 बार मेंस दे चुके हैं, ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं पीएससी का। निश्चित रूप से आपको काफी अनुभव भी है। बस जुड़े रहिए, क्योंकि मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई बहुत ज्यादा नॉलेज है। इस बात को समझिए, जिस स्थान पर मैं खड़ा होता हूँ ये बहुत पवित्र है। और इसके कारण पता नहीं मुझ में शायद कुछ आ जाता है, या जो भी है फिलॉसफी इत्यादि वगैरह। तो इस स्थान का महत्व है, उसकी पवित्रता है। और उस पवित्रता से ही वह ऊर्जा क्रिएट होती है और उससे मार्गदर्शन क्रिएट होता है। नहीं तो एक इंडिविजुअल पर्सन के रूप में शायद मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ कि मुझे कोई बहुत भारी भरकम कोई ज्ञान है, या कोई ऐसी दूरदर्शिता या इत्यादि कुछ है, या कुछ भी काबिलियत है, अगर सारगर शब्द में कहें तो। वो स्थान है जो कि शायद करवाता है, ऐसी मेरी फिलॉसफी है। तो निश्चित रूप से आप जुड़े रहेंगे ना, तो आपको लाभ मिलेगा। एक एक तौर तरीके बताएंगे, हर एग्जाम का तौर तरीका, उसके फंडे, उसकी टेक्निक बहुत अलग है। हर एग्जाम का, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव वाला हो, चाहे इंटरव्यू का हो, हर एग्जाम की अलग अलग है। पटवारी परीक्षा के लिए अलग टेक्निक है, सब इंस्पेक्टर के लिए अलग टेक्निक है, एमपीपीएससी के लिए अलग है, आईएएस के लिए अलग टेक्निक होती है। मैं आपको इसलिए अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैं पूर्व में इन सभी एग्जामों को दे चुका हूँ और क्वालिफाई किया है मैंने। मैं 2011 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ, ठीक। नौकरी ज्वाइन नहीं की। अब इतना ही बता सकता हूँ, पीएससी में 4 से 5 बार मैं सेलेक्टेड हूँ। तो जो भी आपको मिलेगा आईएएस में, मेंस और इंटरव्यू वगैरह, तो ये सब चीजें जानबूझ के बार बार इसलिए उठाते कि लगे ना, नहीं चाहिए आत्म प्रशंसा। हम ही पढ़ाते हैं, आत्म प्रशंसा और पर निंदा से बचना चाहिए। तो इसलिए कई बार इस परीक्षा को देने से भी हम बचते हैं। इस आर्गर की बात यह है कि मुझे जो लोग जानते हैं कि कम से कम 10 से 15 सरकारी नौकरियां छोड़ी हैं सर ने, ऐसा मेरे बारे में कई लोग जानते हैं। मैं बार बार बताने से इसलिए बचता हूँ, सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो अनुभव है वो आपके काम का है। वो कैसे निकाले गए एग्जाम,
क्या योग्यता, क्या विद्वता इत्यादि के बल पर नहीं। हर व्यक्ति बहुत योग्य होता है, हर व्यक्ति जो भी ईमानदार है वो मेहनती होता है, और एग्जाम कम लोगों का निकलेगा, क्योंकि इनके अलावा भी कुछ और एस्पेक्ट चाहिए, कुछ और चीजें चाहिए, वो शिद्दत चाहिए, वो मार्गदर्शन चाहिए। वो किसी 5, 10, 15 मिनट की क्लास, वीडियो इत्यादि भी नहीं हो पाता। वो निरंतरता से ही आएगा। निरंतरता का मतलब ये होता है कि लगातार अभ्यास, उसे इवन बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जुड़े रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ आपको श्रेष्ठतम मिलेगा, और मैं देने का प्रयास ही करता हूँ। निश्चित रूप से सपने सभी के साकार होंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है मेरी, है ना। और भी कोई प्रश्न किसी का? चलिए, एआर को लेकर जी, डेफिनेटली एआर को लेकर काफी टाइम मिला है, तो अपन और भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, और भी कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं कि अपना एक सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। डेफिनेटली ये जो समय मिला है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि साहब कैसे मैं उसको यूटिलाइज करता, ताकि हाँ कम से कम ये हो कि भाई एक पोस्ट अपनी तो सिलेक्शन आ ही जाए, अपना कहीं ना कहीं भले सबसे नीचे लास्ट में नाम आ जाए, रोल नंबर आ जाए सिलेक्शन लिस्ट में, पर आ ही जाए। सबसे ऊपर आ जाए वो तो बेस्ट है, पर सबसे नीचे ही सही, पर आ ही जाए। तो ऐसी रणनीति पर हम बात करेंगे लगातार, और वो यही है कि लगे रहना था, जुड़े रहना, उसका यही आंसर है। हर दिन बताएंगे, क्योंकि वो कोई एक टेक्निक नहीं है, पचासों है, पचासों नियम है, पचासों अनुशासन है, जिनको हमें लेकर चलना पड़ेगा। और जब हम लेकर वो चलेंगे, तब जाकर हम वो सिलेक्शन उठा पाएंगे। सच बात तो ये है। तो लगातार अपन उस पर बात करेंगे, है ना। और भी कोई चीज किसी की? चलिए मुद्दे पर आते हैं। हाँ हाँ बताएं, जी बोलिए, चलिए बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एआर का जो एग्जाम है, मतलब बिल्कुल उठाकर फेंक दिया। मैंने कहा था या तो दिसंबर जाएगा, और नहीं तो फिर मान के चलो कि वो अप्रैल के बाद जाएगा, और हो गया है सीधे क्या वो आपका 28 मई 2023। असिस्टेंट रजिस्ट्रार बहुप्रतीक्षित परीक्षा, जिसका विद्यार्थियों का था न जाने कब से इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। तो अब ये है, इसमें एक नई चीज और हो गई है कि साहब उसके पहले के माह में, यानी अप्रैल, मार्च, इन सभी में आप देखें तो लगातार एग्जाम है। पटवारी परीक्षा मार्च, सेट परीक्षा 28 मई के पहले 21 मई के बारे में यदि हम बात करें तो बोले प्रीलिम्स है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो डेफिनेटली आप इस मामले में बड़े लाभदायक होने वाले हैं, आप और जो भी हमसे जुड़े विद्यार्थी। रीजन देखो, एआर तो हो गया आपको मान के चलो तैयार, आप 8th यूनिट पर खड़े हैं पार्ट बी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आप खड़े हैं, एनईपी पर 2020 वाली ये। इसके पहले की जितनी भी है मैंने असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ाई है, हर दिन के क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग है, हर टॉपिक का है, आपने पढ़ा अटेंड किया है, तो इसका मतलब है कि वो अब आपके लिए नया नहीं है, उससे कमांड अपनी आ चुकी है। ठीक, इसके आगे के भी अभी मिल जाएंगे। पार्ट ए को लेकर, यानी एमपीजीएस का है वो, उसको लेकर 4 यूनिट्स पढ़ चुके हो। ये वही 4 यूनिट्स हैं, पांचवी पढ़ने ही वाले हो बस, स्टार्ट ही होनी है, मंडे से स्टार्ट होगी। साइंस टेक वाला सेक्शन है, मैं पढ़ाने वाला हूँ, और क्या कहूंगा। ठीक, 5th यूनिट पर भी आने वाले हैं। तो आपका ये 80% तो हाथ में है। अब इसको लगातार सिर्फ ब्रशअप करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। नोट्स आपके पास में है ही। नोट्स की गुणवत्ता की बात रही तो आपसे बेहतर कौन बताएगा कि नोट्स कैसे दिए हुए हैं, कितना अच्छा कंटेंट है, आपसे बेहतर कौन बताएगा। आप लोग जानते हैं, कंटेंट क्वालिटेटिव हाथ में है आपके। इसके बाद के जितने अपडेशन मैं वो दे रहा हूँ, जिन्होंने इधर उधर से फोटो वोटो कॉपी ली थी उनको नहीं दे रहे, जिनने हमसे लिया था उनको दे रहे, और बकायदा पर्सनल के नंबर पर दे रहे, क्लास में दे रहे, ग्रुप में दे रहे साहब। और कितने अपडेशन, नहीं 20 अपडेशन है उसमें, 50 उसमें टॉपिक अपन ने ऐड किए हैं। पुराने नोट्स और नए नोट्स में कितना अंतर है, जानते हैं ये। और जुड़े हुए भी इसके बाद के भी अपडेशन आपको मिलेंगे।
प्लस अभी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, टेस्ट पेपर बना रखा है हमारे पास में, टॉपिक वाइज बना है, एफएलटी बना है, हमने बनाया है, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? एग्जाम के पहले अपन उसको फोकस करें, इसका मतलब है कि अपना इस पर कमांड आ चुकी है। बस इसको लेकर ये है कि आपको तो तरोताजा रहने देना है, ब्रशअप करते रहना है, इसको ब्रशअप करते रहना है, ताकि अपन उसको भूले ना इस ज्ञान को, और उसके बाद वाले को अपन बार बार अपडेट करते रहेंगे, पढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये तो आपके हाथ में है। अब इसका मतलब इस पर आप थोड़ी सा कम ध्यान दे सकते हो, क्योंकि ये वैसे एग्जाम डे टास्क है। ज्यादा ध्यान किस पर? जो आपकी एसेंशियल है, जो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जो आपके सामने पास है, उसको फोकस कर लीजिए। अगर पटवारी को फोकस कर रहे हैं, देख सकते हैं बिल्कुल, उस बैच में आ जाइए, वो उसके लिए रहेगा। यदि सेट को लेकर कर रहे हैं, सेट में सबसे महत्वपूर्ण बात है टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी, आपने पढ़ लिया। एआर के लिए पूरा पढ़ा दिया, यूनिट 7 तो हो ही गई आपकी, अभी और पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब वो उस पर फ्री है। इसमें एक और होता है क्या, सब्जेक्ट आपको तैयार करना है, ऑप्शनल जो आपका है, तो ऑप्शनल पर आपको वर्क करना पड़ेगा। मैं जो ऑप्शनल पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री हो गया, मैंने बताया आपको, उसके लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, यानी बोथ पेपर के लिए, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, और नहीं तो पेपर 1 के लिए तो जुड़ सकते हैं आप सेट के मार्क्स के लिए। ऑप्शनल अपने स्तर पर तैयार करिए, है ना, जुड़ेंगे तो जो मेरा सब्जेक्ट नहीं भी उस बारे में भी कुछ गाइडेंस देंगे, जो ऐसे लोग मेरे परिचय के हैं, चाहे जैसे फिजिक्स नहीं है मेरा सब्जेक्ट भाई, मैथ्स नहीं है मेरा सब्जेक्ट, तो जो मेरे साथ के हैं, मेरे एज ग्रुप वाले हैं, किसी जमाने में हम लोगों ने तैयारी की, उन लोगों से चर्चाएं करते हैं, और सब अच्छे अच्छे पदों पर हैं ईश्वर की कृपा से, तो अच्छा गाइडेंस वो आपको मिल जाएगा, भले वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है, परंतु उन सब्जेक्टों का भी गाइडेंस आपको मिलेगा। अनेक विद्यार्थी हैं, अधिकारी हैं, जैसे अभी टीओ का एग्जाम निकला, ट्रेनिंग ऑफिसर वाला आईटीआई में, तो विपुल जी पूर्व में विद्यार्थी रहे, तो एक अच्छा उनका इंटरव्यू, एक अच्छा प्रयास करेंगे कि हाँ उनके माध्यम से आपको गाइडेंस मिल जाए उनके उस सब्जेक्टों में। तो ये फायदा होता है कभी भी जुड़े रहने से। कोई ये सोचे नहीं तुरंत में मिल जाए सॉल्यूशन और तुरंत में हम अपने घर निकल जाए, तो वो थोड़ी सा मुश्किल हो पाता है इंडिविजुअल एक व्यक्ति को लेकर के, वो चुनौतियां हैं। तो ये बाद में है, इसको ब्रशअप करना है। ये जो सामने अपन रख रहे हैं इनको फोकस करके थोड़ी सा कर लीजिए, चाहे इसको कर रहे हो, चाहे इसको कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स को, कोई दिक्कत नहीं है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में जीएस वाला सेक्शन है, टोटल कितनी है, 10 यूनिट्स है, 10 में से 5 यूनिट तो ये हाथ में है। पार्ट ए में पढ़ा ना अपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, एमपीपीएससी जीएस को थोड़ी सा डेप्थ में पूछता है, कैसा क्या रहेगा, जुड़े रहिए साहब, बैच में रहिए हमारे, बता रहे हैं ना सब क्या पढ़ना है, बता रहे हैं किन बुकों से पढ़ना है, बता रहे हैं किन बुकों को बिल्कुल नहीं पढ़ना, कोई मतलब नहीं, फालतू मेहनत कर रहे हो, समय की बर्बादी, पहले ही से बताएंगे आपको, गाइडेंस भी मिलेगा साथ में, तो ये लाभ आपको मिलने वाला है कहीं ना कहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यदि आप ज्योग्राफी चुनना चाहते हैं तो उस मामले में थोड़ी बहुत मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा आईएएस मेंस में जिस जमाने में दो दो ऑप्शनल हुआ करते थे, उनमें से एक ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी हुआ करता था, ठीक है, तो उसमें गाइडेंस मिलेगा आपको, बैच भले ही ना मिले मेरे पास, ये हो सकता है कि मैं बैच के लिए समय ना दे पाऊं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, ठीक, हिस्ट्री सब्जेक्ट का रहेगा, ये बात क्लियर है, परंतु गाइडेंस उसका मिल जाएगा, और मैं गाइड उनको करता हूँ जो मेरे यहाँ के विद्यार्थी हैं, सीधी सी बात तो ये है। उसकी वजह सामाजिक भी है, शैक्षणिक भी और आर्थिक भी है, जो है तो है, बहुत क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं, और भी कोई क्वेश्चन कि सर किन एग्जामों को फोकस करना है? अभी आप लोगों को क्वेश्चन स्पष्ट है कि आप पटवारी को फोकस कर रहे हैं, या आप फोकस कर रहे हैं सेट को, या आप कर रहे हैं दोनों को, या तीनों को, तीनों यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स को भी कर रहे हैं फोकस। आप में से कितने लोग पटवारी देने वाले हैं, कितने लोग देने वाले हैं? ठीक, मैं अगर आपकी जगह होता, मैं एक विद्यार्थी होता और मैं बेरोजगार विद्यार्थी होता, तो मैं तो सर जो आ जाए आग लगनते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ, मैं तो सर जितने का फॉर्म भरने के लिए मेरे जेब में पैसे हैं, मैं तो फॉर्म भरूंगा सर, एलिजिबिलिटी है, मैं तो भरूंगा सर। और मुझे तो हो जाना है सबसे पहले, एक शेल्टर चाहिए, इस बेरोजगारी की बारिश में एक शेल्टर मिल जाए, जो मिल जाए, तो मैं तो सबको लेकर चलूंगा। बस चुनौती यह है कि इन सबका बैलेंस कैसे बनाऊं,
तो मैं ये करता कि पहले क्या है, तो सर पटवारी का पूरा सिलेबस तैयार करते। आधा सेक्शन आपका तैयार है क्योंकि आप एमपीपीएससी वाले हैं, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैच वाले हैं, आपका तैयार है। दिक्कत कहाँ पर है पटवारी में? सबसे पहले दिक्कत तो प्रबंधन को लेकर है। हम हैं ना उसके लिए, बैच में दे तो रहे ना कंटेंट, मिलेगा। मैथ रीजनिंग को लेकर है, मिलेगा आपको कंटेंट सब, ठीक। तो ये चीजें, इससे लाभ उठाइए। इसका मतलब है कि सिर्फ इनको ज्यादा तैयार करना, बाकी तो सेक्शन तैयार है अपना, जो जो नहीं है उनको तैयार करेंगे अपन, एक सही मार्गदर्शन में करेंगे। अपनी अपनी मत करना, अपने डॉक्टर बचने बनने से बचना चाहिए। मैं कई विद्यार्थियों को देखता हूँ, बोलते नहीं सर कोचिंग वोचिंग नहीं, हम तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए और वहीं जाकर बैठ के पढ़ते रहते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा तरीका मैं नहीं मानता उसको। आप किसी ना किसी के अंडर गाइडेंस में रहिए, आप किसी ना किसी अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में रहिए, लगातार जुड़े रहिए। और जब लगातार आप जुड़े होंगे, जब आप उसको फीस देते होंगे, तभी वो आप पर ध्यान देंगे और वो सही बताएंगे आपको। सोचेंगे नहीं, जाके कभी को मिल आते हैं हम, ऐसे जुड़े हैं, तो उसको जुड़े होना नहीं बोलते, उसको गलतफहमी बोलते हैं। समय के साथ में चलना पड़ेगा, उसके अनुरूप ढलिए, लाभ उठाइए, जहां से जितना मिल जाए उठाइए और सीधे आगे बढ़ जाइए वाला कार्यक्रम है। केवल एक स्टैटिक नहीं कि हाँ बस पढ़ रहे हैं अब जब हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं। बहुत टेक्निक्स हैं, बहुत फंडे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अनुभव का लाभ मिलता है। मैं नहीं कह रहा मेरे ही पास में जुड़ो, आपको जहां आपके घर के आसपास, आपकी परचेजिंग पावर के आसपास में जो भी अच्छा शिक्षक, मार्गदर्शक, कोचिंग, ट्यूशन जो भी है, आपके गुरुजन, आपके कोई वरिष्ठ हैं से, जहां से भी अच्छा गाइडेंस मिले कि हाँ, निरंतरता के साथ में मिले, उसमें बस यही ध्यान रखना, जुड़े रहिए आप। तो ये नहीं है कि मेरे ही पास में मुझे ही फीस दो, अच्छा जहां आपको मार्गदर्शन मिल जाए, निरंतर मिल जाए, आप वहां जुड़ जाओ। भारत में अच्छे शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, ना कभी रहेगी, ईश्वर का इतना आशीर्वाद है साहब, है ना। तो ये चीज करें। मैं इसको फोकस करता शुरुआत में, जितने सेक्शन नए हैं, ऑड हैं, उनको बनाता। बोले नहीं, मैनेजमेंट वाला जो जोड़ा है उसको बनाना पड़ेगा, उसका बहुत जल्दी आपको नोट्स मिल जाएगा, हमारे पास में मिलेगा। और भी जो सेक्शन है ऑड है, साइंस टेक वाला उसमें है, उसका मिलेगा आपको। पंचायती राज जितना भरपूर तैयार किया था, ज्यादा दुख नहीं मनाना, हटा दिया है, ठीक है, हो गया। अब क्या करोगे साहब जी, पर दुख नहीं, कहीं और काम आ जाएगा, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। साइंस टेक वाला है, मैथ रीजनिंग में भूमिका निभाएगा। थोड़ी सा एनालाइज और कर लेना, एक छोटा सा बता दूं की पॉइंट, 82% जनरल का कट ऑफ गया था पॉइंट में कुछ। और अनेक विद्यार्थी, पटवारी परीक्षा लास्ट टाइम 2017 या 18 का था, अनेक विद्यार्थी अपने यहाँ से सेलेक्ट हुए थे और कई बेचारे नहीं भी हुए थे, पॉइंट्स में गए थे। बोले सर 82.5 गया सर, हमारे 82.4 हैं, ऐसे पॉइंटों में गए थे सर। और यही हुआ था 2016 या 17 वाले एसआई वाले एग्जाम में, बहुत सारे सेलेक्ट हो गए उस बैच में, लेकिन बहुत सारे बिल्कुल इतने से बच गए। ये क्यों बता रहा हूं, अब नंबरों का नहीं, दशमलव का खेल रह गया है। इसका मतलब ये है, मैं यह कहना चाहता हूं, कोई कसर बाकी मत छोड़ना। मेहनत में, शिद्दत में, अनुशासन में, पढ़ाई में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना। जहां जितना अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए मत छोड़ना, क्योंकि ये बारिश का मौसम अभी है, ये आपको अभी मिल रही है। जरूरी नहीं कि हर साल आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी वैकेंसियां। 2017 तक जिन्होंने तैयारी की, लगातार वैकेंसी आती रही, कम गंभीरता से किए, उसके बाद में देखिए अकाल पड़ने की स्थिति रही है। पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता, समझिए बात को। मौका नहीं छोड़ना कोई सा भी, जी जान, अपने गुरु खुद नहीं बनना, अच्छी जगह ज्वाइन कर लेना, अच्छे मार्गदर्शन में रहना, सीधा सीधा सा है। एक बहुत बड़ी चीज आती है परचेजिंग पावर, कि नहीं सर फीस इत्यादि, हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, लगातार हमने फीस डाउन की है, कम की है। उसके अलावा भी और कहीं कुछ ऑप्शन है तो आप देख लेना, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। परंतु पकड़ के चलना एक कोना, एक कोना पकड़ के चलना, ज्ञान के लिए नहीं तो मार्गदर्शन के लिए, मोटिवेशन के लिए, लेकिन एक कोना पकड़ के चलना। क्योंकि ये वो समंदर है जिसमें डूबते को ना तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो मैं ऐसे सजेशन देता हूँ, मैं थोड़ी सा इस एंगल पे सोचता हूँ, क्योंकि मैं ये प्रयोग नहीं कर सकता कि अभी पढ़ तो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने स्तर पे, लाइब्रेरी में बैठ के, घर पे बैठ के कर रहे हैं, हो जाएगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार भी अपन देख लेंगे। करना ही नहीं, अगली बार कोई चांस ही नहीं है, नो चांस, इस बार ही उठाना है, बात खत्म। क्यों अगले बार के भरोसे बैठे, प्रयास ही है कि कोई गलती ही ना हो।
इतने सोफिस्टिकेटेड होकर काम करना तुमको, कैरियर में प्रयोग नहीं कर सकते। जिन्होंने किया वो बेचारे बच्चों को मैं क्या बताऊं, है ना। कभी डिप्रेशन, कभी कुछ कभी कुछ, मौका नहीं छोड़ना, उठा लेना। तो बुद्धिमान समझदारी इसी में है साहब जी। जो मौका हाथ लगे उठाओ और आगे बढ़िए। आपके पास में लाइफ में आगे भी अपॉर्चुनिटी बढ़ने के लिए साहब, करते रहिएगा प्रयास। नहीं तो जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। हमने वो जीवन जिया है इसलिए हम जानते हैं। पहले इसको फोकस करेंगे, जो भी ऑड सेक्शन है उनको तैयार करना चाहिए। सेट एक ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा आपको, टाइम मैनेजमेंट अपना विधिवत करना पड़ेगा कि साहब शाम के टाइम पर अपन ये वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, दिन के टाइम पर अपन ये पढ़ रहे हैं, सुबह के टाइम पर अपन ये पढ़ रहे हैं। सोने के घंटे हो सकता है किसी को घटाने पड़ जाए, कुछ करना पड़ेगा साहब। पहले ये था कि समय नहीं कट रहा था, अब ये है कि समय नहीं है। इसी को मैंने कहा था कि व्यवस्थित रहें, मैनेज रहें, नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, पहले से तैयारी करते रहे, मैंने यही कहा था, है ना। तो इन बातों को ध्यान रखें। हाँ जी, बताइए। जी बोले बोले बोले। बिल्कुल, बिल्कुल रहते हैं। सेट परीक्षा विभिन्न सब्जेक्टों में होती है। 70-80 सब्जेक्ट होने वाले हैं जहां तक मुझे जानकारी है। सेट में अलग अलग राज्यों का अलग अलग रहता है। एग्रीकल्चर से दे सकते हैं, कंप्यूटर से दे सकते हैं, इतिहास भूगोल विज्ञान जो भी आपके सब्जेक्ट है जिनसे भी आपके एमएससी वगैरह उससे दे सकते हैं। योगा तक होता है, आयुर्वेद तक होता है, क्या कहें। मैथ्स भी होता है, लाइब्रेरी साइंस भी होता है। जिनने भी लेकिन एम लिब किया हो, एमपी में नहीं होता तो फिर सेंटर वाला आपको नेट देना पड़ेगा। और नहीं होता था, इस बात को भी समझें, नहीं होता था 2017 तक जो हुए थे उसमें सब्जेक्ट जितने थे उनमें मान लीजिए कि एमलिब या लाइब्रेरियन वाला नहीं था। जरूरी थोड़ी कि 2023 में जो होने वाला उसमें भी नहीं ही रहेगा। पर फिर भी आप एक दो ऑप्शन लेके चले कि साहब एक नेट भी लेकर चल सकते हो साथ में सेट भी, क्योंकि इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण इसके बाद वाला पड़ाव है। क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का फॉर्म केवल उन्हें भरने के लिए मिलेगा, याद रखना, जिनका या तो नेट क्वालिफाई हो या फिर सेट क्वालिफाई हो, अदरवाइज फॉर्म भी भरने नहीं मिलेगा। हाँ जी बोलें। जी बोलिए मैडम। एक एक करके बोलेंगे, है ना, एक एक करके। पहले मैडम आप बोलिए। नमस्ते। किस ऑप्शनल के लिए? फिजिक्स के लिए, है ना। फिजिक्स के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पर। मैं विचार करूंगा, देखूंगा कि मेरे कांटेक्ट लिस्ट में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकूं। मैं प्रयास करूंगा उस बारे में, है ना। जी। टेक्निकल सब्जेक्ट की। हाँ हाँ। हाँ हाँ। देखिए, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेकर भी होगी, इस बात को समझिए। बहुत परिवर्तन आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। पुराने वाले जो अनुभव हैं आपके कि 2017 तक सर ऐसा नहीं होता था, ये सब्जेक्ट नहीं होता था, जरूरी नहीं है कि 2023 में भी हो। रीजन बहुत बदलाव आया है समय के साथ में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, बहुत सारे नए सब्जेक्टों को जोड़ने की बात कही गई, रिकमेंडेशन की गई है। बहुत से सब्जेक्ट आपको नए मिलने वाले हैं। हर उस सब्जेक्ट जिसमें भी पीजी कराया जा रहा है उन सभी के लिए पढ़ाने के लिए डेफिनेटली हायर लेवल पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और यदि वो रहेगी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी उनकी भी निकलेगी। प्रिपेयर रहें, ऐसा मेरा सजेशन है। कोई एक पूर्व धारणा लेकर ना चलें। ठीक है। गेट क्वालिफाई मांगते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। तो देखो, अब ये नया नोटिफिकेशन जब डिटेल में आएगा तब अपन बहुत क्रिस्टल क्लियर कह पाएंगे कि नहीं ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। हाँ जी। मैं यहाँ पर जो बात कह रहा हूँ, चलिए एक एक काम करिए, एक एक करके सुन लीजिए। देखिए, सेट में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उन विषय को लेकर अपन अनावश्यक बहस ना करें। जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब होंगे, तब अपन उस पर बात कर पाएंगे कि नहीं ये वाले हैं ये नहीं है।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि समय के साथ में बहुत बदलाव आया है शिक्षण पद्धतियों, संस्थानों और सारी बातों में, शासन की नीतियों में, पॉलिसी ही नई आ गई है। तो हो सकता है कि पुराने वाला जो रहा है स्वरूप सेम एज़ इट इज़ वही रह जाए, बिल्कुल हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि उसमें कुछ-कुछ वांछित परिवर्तन किए जाएँ, टेक्निकल वाले पद भी शायद किए जाएँ और एमपी में इस चीज़ को समझिए, आप पुराना वाला नोटिफ़िकेशन निकालिएगा 2017 वाला सेट का, उसमें देखिएगा, जो चीज़ नेट में कंपल्सरी माँगते हैं, चाहे वो टेक्निकल चाहे इत्यादि वगैरह हो, उससे कमतर ही माँगते हैं आपके एमपीपीएससी के सेट परीक्षा में। तो हो सकता है कोई ऐसा संशोधन भी करे कि बोले नहीं गेट नहीं माँगेंगे, ये बस माँगेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? तो होगा एग्ज़ैक्टली क्या वो डिटेल नोटिफ़िकेशन के बाद ही क्लियर होगा, उसके पहले अपन को उस पर बिल्कुल भी विवाद, बहस इत्यादि से बचना चाहिए। थोड़ी-सा दूरदर्शिता से, समझदारी से, है ना? चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। हुँ, जी बताएँ। सेट परीक्षा में 2 पेपर होते रहे हैं अभी तक पुराना पैटर्न, इस बार हो सकता है दोनों को मिला कर के एक मर्ज कर दिया, कुछ नहीं कह सकते। इसमें जो 2 पेपर होते हैं, दोनों के दोनों अब ऑब्जेक्टिव होते हैं। लास्ट टाइम तो ऑब्जेक्टिव ही था, दोनों ही पेपर क्या थे? ऑब्जेक्टिव ही थे। हुँ, 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 हुँ। पीएचडी में शायद कुछ ऐसा नियम था कि जिनकी भी पीएचडी इस डेट के या इस ईयर के पहले हो गई है, उनको ही फॉर्म भरने मिला था, इस बात को समझिए। दूसरा ये है कि सेट जिनका क्वालीफाई उनको तो भरने मिलेगा ही, नेट वालों को तो भरने मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा था, पीएचडी के नियमों को शिथिल किया जा रहा है ना? नेट और पीएचडी था लास्ट टाइम में। ध्यान देने वाली बात है पीएचडी सभी को नहीं मिल रहा था। उसमें क्या था कि जिनका पीएचडी इस वर्ष के पूर्व हो गया है, ढूँढिएगा इसके बारे में क्लॉज़, सिर्फ़ उन्हें ही भरने मिला था। ऑल पीएचडी जिनका चल ही रहा है उसी साल हुआ, उनको नहीं मिला था। है ना? मुझे भी एग्ज़ैक्टली वो याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ी-सा तब मैं और अच्छे से बता पाऊँगा। हाँ जी, बहुत सारी जगह पर हो गया है। शिक्षा वैसे ही हमारे यहाँ पर जो है अलग-अलग फ़ॉर्मेट्स होते हैं। राज्यों के ऊपर भी निर्भर करता है, राजस्थान में अलग चल रहा है सिस्टम, यूपी में अलग है, एमपी में अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ नोटिफ़िकेशन के बाद में सारी बातें क्लियर ज़्यादा हो पाएँगी, इतनी बारीक बातें। उसके पहले अपन पहले से कोई ऐसी पूर्व धारणा नकारात्मक वाली ना रखें, है ना? और प्लान बी ज़रूर रखें, कि मान लो इस सब्जेक्ट से भरने नहीं मिला तो अपने पास में सेकंड ऑप्शन क्या है? अपन उसको फ़ोकस करेंगे, है ना? तो इसके लिए तैयार रहें। और भी कोई प्रश्न किसी का? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। किसी ने मान लीजिए पहले बीएससी किया है, बाद में एमए किया, ठीक है? अलग सब्जेक्ट से। तो एमए जिस सब्जेक्ट से आपको उसमें भरने मिल जाएगा। बहुत पहले ये नियम आया था और 1-2 जगह लागू भी हुआ था और उसको लेकर विवाद भी हुआ था कि बोले एमए किया है तो पक्का बीए होना चाहिए, तभी भरने देंगे फॉर्म, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो बहुत विवाद हुआ था इन सब चीज़ों को लेकर के। तो एमए जिस भी सब्जेक्ट से हो, अब नियम ये है कि आप भर सकते हैं। आपने पहले भले बीएससी किया, उसके बाद में एमएससी भी किया, एमए किया, भी कर लिया। आप एमए वाले सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं, भर दीजिए, एलिजिबल हैं आप। इवन एमए जिनका प्रीवियस ईयर भी चल रहा है, वो भी एलिजिबल है। मुझे लग ही रहा है कोई ना कोई बोलने ही वाला है। जिनका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ, फाइनल ईयर नहीं हुआ है, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, होने वाला है, वे भी भर सकते हैं। क्लियर? अब बताइए क्या पूछ रहे थे? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी ने डबल एमए किया है, ठीक? और किसी ने ट्रिपल भी किया है, किसी ने क्वाड भी किया है, किसी ने पेंटा भी किया है, किसी ने हेक्सा भी किया है। ध्यान देने वाली बात वहाँ पर ये है कि फॉर्म तो आप भर सकते हैं,
लेकिन आपका एक ही फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। बताना ये चाहता हूँ, इनने एमएससी भी किया है, एमए हिस्ट्री भी है, एमए सोशियोलॉजी भी है। आप तीनों से फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप एक ही से भर पाओगे। और उसकी दूसरी टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिमम जो एग्जाम डेट होगा वो एक ही दिन पर हो जाएगा। अर्थात मान लो 25 तारीख को डेट रही, कितनी डेट रखी है कि साहब सेट की डेट रखी है 9 अप्रैल। तो 9 और 10 अप्रैल को मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 2 शिफ्टें रख दी उन्होंने, तो बोले 9 अप्रैल को सोशियोलॉजी वालों का भी है, हिस्ट्री वालों का भी है और सबका भी है। तो आपको वैसे ही एक ही चुनना पड़ेगा, एक ही चुनने मिलेगा। तो ये एक ही से भर पाएंगे, इस बात को पहले ही समझ लीजिए। ऑल से अपन नहीं भर सकते। हम्म। हम्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने जो एग्जाम दिया था वो वाला बैच नहीं ज्वाइन किया है आपने हमारे यहाँ, बल्कि कोई और एग्जाम था? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, उसका बैच हमारे यहाँ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो आप एग्जाम देने गए, तो उसमें जो क्लास में हमने पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन आए। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन वही आए। ईश्वर करे, आशा है। अच्छा अच्छा, नेशनल लेवल का था। चलिए बहुत अच्छी बात है, कहीं तो लाभ मिला। और यही मैं कह रहा था कि सिर्फ यहाँ बस नहीं, आप जुड़े रहेंगे, जो भी पढ़ा रहे हैं ना लगातार बने रहो, कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। और हर बार अपन दिशा तय नहीं करते, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता था, है ना। तो बात वही हो जाती है, लगे रहो, क्या मालूम भाग्य किस दिशा में ले जाए वाली बात है। और इसके बाद में, हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं। जी बोलिए। इनका सिलेबस एग्जैक्टली क्या रहेगा ये नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा, उसके पहले बताना पाना मुश्किल है ना। वो देख लीजिएगा उसमें। अब उसमें चेंज नहीं होगा, एक बार विज्ञप्ति जारी हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो उसमें चेंज नहीं करते प्राय। उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन होती है ना। तो जो उन्होंने पहले दिया है, जैसे आपने कहा कि कंप्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा 2021 है, तो 21 में जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था वही रहेगा, सिलेबस वगैरह में चेंज नहीं आएगा, परीक्षा प्रणाली में भी चेंज नहीं आएगा। भले वो 2023 में हो रही है, चेंज नहीं आएगा सिलेबस में, है ना। सिलेबस वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, नियम वही रहेंगे। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019, 19 का नोटिफिकेशन है, हो रही है कहाँ 2023 में। 19 के बाद में सिलेबस में चेंज आ गया है, तो 2020 में चेंज आ गया, 21 में चेंज आ गया, लेकिन दोबारा किन्हीं कारणों से 19 का कराना पड़ा, तो ओल्ड ही पैटर्न पर हो रहा है, वो ओल्ड सिलेबस पर ही होगा। कहने का आशय, एक बार जो नोटिफिकेशन जारी हो गया, 99.99% चांसेस है कि उन नियमों में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है साहब जी। तो प्राय यही लेकर चला जाता है कि साहब जो जारी कर दिया है, जो वचन दे दिया है, उसको निभाना पड़ेगा। क्लियर। चलिए और कोई प्रश्न। असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा को लेकर के अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, है ना, क्योंकि एग्जाम डेट तो बढ़ गई है। इस प्रश्न पर थोड़ी सा डिटेल में बात करना चाहूंगा, आज नहीं, इस पर मैं अगली क्लास में चर्चा करूंगा, आप लोगों से रेगुलर क्लासेस में चर्चा करूंगा, है ना। क्योंकि इस पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं होने वाली, सच बात तो ये है, बहुत कुछ बदल गया। तुरंत में कहना थोड़ी सा मुश्किल होगा, मुझे खुद मंथन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, एक साउंड प्रूफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल अपन निकालें कि हाँ बिल्कुल ऐसा अपन इसका यूज कर लें। तो थोड़ी सा मुझे भी समय दे दीजिए, मैं विचार कर लेता हूँ, उस पर चिंतन मनन कर लूँ, अपनी टीम से थोड़ी सा डिस्कशन कर लूँ, जो अनुभवी लोग हैं उनसे डिस्कशन कर लूँ, गुरुजनों से, बड़े बुजुर्गों से डिस्कशन कर लूँ, फिर मैं थोड़ी सा बताऊंगा आपको, है ना। देखिए अभी तो सिर्फ डेट बढ़ी है, इसमें दोबारा फॉर्म की लिंक ओपन होगी, ऐसा मुझे लगता है। आयोग ने तो नहीं कहा, पर मुझे लगता है दोबारा फॉर्म की लिंक ओपन होगी, प्लस इसमें पोस्टों की संख्या ही बढ़ेगी। और जैसे आप ही लोग हैं, सिलेबस का आप लोगों ने 80% अभी तैयार करके बैठ गए। आप लोग हमारे यहाँ बैच में हैं, हमने पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, 80% पढ़ चुके हैं।
ठीक, तैयार बैठे हैं। परंतु कई ऐसे और भी हैं जिनसे आप परिचित नहीं हो, उन्होंने 80 का 90% भी पढ़ लिया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 8% भी नहीं पढ़ा होगा। अब वो तो बार-बार ब्रश अप उसको करेंगे, कॉम्पिटिशन तो बढ़ना ही है, चुनौतियाँ और बढ़ना ही है, इस बात को समझ लें। तो इसके लिए अपन बहुत अच्छे से चिंतन-मनन करके स्ट्रैटेजी एक बताऊँगा मैं आपको, एक नहीं कई स्ट्रैटेजी बताऊँगा, उसको लेकर चलिएगा। उस पर अपन डिटेल में बात करने वाले हैं साहब। वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। प्रयास करेंगे उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी डाल देंगे। ठीक है? और कोई प्रश्न? जी, नमस्ते। जी, जी। यदि आप नेट क्वालीफाई हैं तो सेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों में से कोई से भी एक एग्ज़ाम क्वालीफाई होना चाहिए। भले ही अपना नेट क्वालीफाई हुए 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं है। नियम तो होता है हालाँकि कि बोले 2 साल के लिए मान्य होता है, लेकिन तब मान्य होता है, अब भी विद्यार्थी फिर कोर्ट पहुँच जाएँगे कि सर पिछले 2 साल से तो आपने वैकेंसी निकाली नहीं, जिस वर्ष में हमने क्वालीफाई किया था आपने वैकेंसी नहीं निकाली। अब हम फिर खड़े हैं सामने न्यायालय में, तो आयोग भी बचता है, नियम सरलीकृत रखता है। बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एमपी है, गज़ब है, चलेगा, है ना? नॉर्मली इसका प्रोसीजर होना चाहिए कि 2 वर्ष के लिए कहा जाता है गाइडलाइन के लिए, परंतु 5 साल हो गए चलेगा। और उसमें लॉजिकल भी चीज़ें हैं कि साहब किसी विद्यार्थी ने 2017 में नेट क्वालीफाई किया, मान लीजिए, ठीक? 2 साल के लिए वैलिडेशन रखा गया, तो 2017 में, 2018 में, 2019 में वैकेंसी निकली होती तो वो कहीं न कहीं स्विच कर जाता। तो ये भी एक बात है ना, महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, तो इसलिए उसको चला लिया जाता है। अब बाकी देखिए डिटेल नोटिफ़िकेशन में क्या कोई नया नियम, कोई नई चीज़ ऐसी ना आ जाए, जो बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। वैसे एक्सेप्शनल की कोई कमी तो रहती नहीं, कुछ भी हो सकता है साहब। इसलिए अपन कई बार बचते हैं एग्ज़ैक्ट फिगर बोलने को लेकर के, है ना? देखेंगे और कुछ ऐसा होगा तो बताएँगे कुछ समाधान। चलिए आगे, और कोई प्रश्न? फटाफट मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। चलिए। बोलिए, बोलिए, बोलिए। जी, जी। आपका नाम और शहर? जी, धार से, ठीक है। बताएँगे इस विषय को लेकर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के मैं आपको बताऊँगा, है ना? मेरी लगातार टीम से बातचीत चल रही है, जितने भी अलग-अलग सब्जेक्ट वगैरह हैं, इन सभी में सहयोग देने का मैं प्रयास करूँगा, जो भी बेहतर से बेहतर हो सके, वो करेंगे, है ना? यदि हो सका बैच बन जाए तो बैच ही बना देंगे, नहीं तो फिर भी सपोर्ट आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो समाप्त करते हैं, मुद्दे पर आइए, जो मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें एक बहुत ही काम का एग्ज़ाम है आपका सेट का, जिनका भी एम है उनके लिए, और नहीं तो अपना ग्रेजुएशन तो है ही। आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं एआर वाले ही हैं, ठीक? इसका मतलब है एमए है, बिल्कुल नहीं छोड़ना मौका। जिनका नहीं है, अब उनका कुछ नहीं हो सकता, कि बोले कभी भरा ही नहीं फॉर्म, अब आएगा एमए का, अगले साल आएगा तब भरेंगे सर, तो उनका नहीं हो सकता। जिन-जिन का है और आप लोगों का है, सेट बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल भर देना, दे देना और जी-जान लगा देना साथ में। क्लियर इस बात को? दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है कि साहब अपना ग्रेजुएशन तो है, एमपीपीएससी की वैकेंसी आपके सामने क्लियर है, इसको लेकर चलिए। और एमपीपीएससी में जो हमारे पास में बैच है आप उसमें जुड़िए, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि एमपीपीएससी रेगुलर नहीं भी आई, उस लेवल पे आपने तैयारी की, तो ईश्वर ने चाहा तो वहाँ हो जाएगा, वहाँ नहीं हुआ तो आसमान से गिरेंगे, खजूर पे अटकेंगे तो शायद कहीं सब इंस्पेक्टर में हो जाए, कहीं पटवारी परीक्षा में हो जाए या किसी अन्य एग्ज़ाम में हो जाए। क्योंकि इतने हायर लेवल पर जब आपने कोई चीज़ तैयार कर ली है और लगातार आप बने हुए कॉम्पिटिशन में, नहीं तो लोग किताबें रख देते हैं घर पर, बोले जब नोटिफ़िकेशन आएगा तब उठाएँगे, और जब तक उठाते हैं तब तक एग्ज़ाम हो चुका होता है, तो अपना 100% दे नहीं पाते, मामला खत्म हो जाता है। जुड़े रहिए उस बैच में, उस बैच को जॉइन करिए, कंटिन्यूटी रही बनाए रखिए, इस लेवल पे तैयार करिए, बाकी ऑटोमेटिक तैयार हो ही जाएँगे। आप क्या समझते हैं जो सब इंस्पेक्टर बनते हैं, जो पटवारी परीक्षा इत्यादि वगैरह निकाले हैं, हमारे यहाँ और दुनिया जमाने के जो भी विद्यार्थी उनका अनुभव बताएँ, उनमें से मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो पीएससी, आईएएस वाले रहे। उन्होंने उसको लेकर चला था, तो उन्होंने तैयारी उसकी करी, किन्हीं कारणों से वहाँ नहीं हो पाया या वो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो पहले उन्होंने क्या दे दिया, ये इसको निकाल लिया। कल को वहाँ हो जाएगा तो यहाँ से स्विच कर जाते हैं। तो उनको दिक्कत कभी भी नहीं जाती क्योंकि उन्होंने हायर लेवल पे पढ़ा है।
लेकिन वे विद्यार्थी जो नीचे से शुरुआत करते हैं, बोले पहले हम कांस्टेबल बस की तैयारी करते हैं, पहले हम केवल पटवारी बस की तैयारी करें, हम केवल एसआई बस की कर रहे हैं। तो जैसे ही हायर लेवल के एग्जाम की बारी आती है तो फिर वहां पर वो उनका कट ऑफ से वो बाहर होते चले जाते हैं। तो कभी भी यहाँ से शुरुआत करने की बजाय मैं कहता हूँ साहब आप एक बड़ा टारगेट लेकर चलो, उस लेवल पर सिलेबस को पढ़ो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मानसिकता बनाई जाती है पढ़ने की। एक बार में जितना मारना कूटना पीटना पढ़ाना है पढ़ा दो वाली स्थिति होती है बच्चों को, तो बाद में दोबारा उनके लिए वो कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक ही बार में हायर लेवल पे तैयार कर लो, आप सबके लिए एलिजिबल भी रहेंगे और इस काबिल भी हो जाएंगे कि आपका वहां नहीं तो वहां नहीं तो वहां नहीं तो कहीं तो अच्छी जगह पर हो ही जाएगा। मैं ये समझाता हूँ कि कम से कम पीएससी लेकर चलो, और नहीं तो बेस्ट ये होता है कि साहब अगर एज और सारी बातें हैं और शिद्दत है तो आईएएस लेके चलो, उससे अच्छा कोई एग्जाम नहीं होता इंडिया में। मैं तो नहीं मानता एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह में, बेस्ट है, नीट एंड क्लीन सारी बातें हैं, टू द पॉइंट होने वाला है, अप टू डेट है, एक साल पहले से मालूम है कि अगले साल किस डेट को होने वाला है, प्रीलिम्स कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब से होंगे। थोड़ी सा आगे पीछे होता है, अगर मैक्सिमम हुआ तो बहुत ही ऐसी सिचुएशन में कि बहुत ही बड़ी परिस्थिति हो गई कोई ऐसी, नहीं तो वो तो बिल्कुल फिक्स है। तो उनको दिमाग माइंड में सब कुछ क्लियर रहता है कि हाँ अपन को अगले साल इस डेट के लिए तैयार रहना है। इनमें बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि बोले मई बोले ऐसा ना हो खिसका दें अपन एक आध महीने। क्लियर है, इन बातों को समझिए। दूसरा, पीएससी प्रीलिम्स को फोकस करिएगा मई वाले को, इस बात को समझिए। उसको जब आप लेकर चलेंगे तो फायदे में रहने वाले हैं, ठीक। तो ये इस बात को समझिए। एक और बात संज्ञान में आई है, 28 मई 2023 को यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा भी है साहब। तो इसका मतलब है कि एआर का एग्जाम 28 मई को तो या तो उसकी डेट खिसकेगी और या फिर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा की डेट खिसकने वाली है। तो ठीक है, खिसकने की आदत हो गई है ना, अपन लोग तो भुक्तभोगी हैं, है ना। तो आधे से तो वैसे ही खिसके हुए से हो गए हैं, होगी भी तो 10-15 दिन एक आध सप्ताह भी शिफ्ट की जा सकती है, उसमें क्या है, क्यों बुराई है। तो अपन तो आदी हो गए हैं ना, तो अपन को अब आजकल ज्यादा झटके नहीं लगते हैं। वो पहले से अंडरस्टूड वाली बात है कि हाँ लेकर चलना थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन। तो एक बात तो ये भी है, शायद यूपीएससी कहे कि हम प्रीलिम्स की डेट आगे बढ़ा रहे हैं, और या फिर, है ना। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक अच्छा तथ्य है जो अपन ने फोकस किया। फोकस करिए एग्जाम को लेकर। ये जो डेटे हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, भले ये हो चाहे ना हो इन डेटों पर ये है कि अब आपके सामने आने वाले हैं एग्जाम, भले वो एक आध दो महीने आगे पीछे होने वाले हैं, पर हाँ है। ये नहीं कि 2017 के बाद से जैसे लगातार गायब है, फिल इन दी ब्लैंक्स चल रहा है, वो नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, उसका लाभ उठाइए साहब जी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इसी डेट को एग्जैक्टली होगा कि नहीं, आगे पीछे होगा चलेगा। महत्वपूर्ण ये है कि अपन को उसको उठाना ही है। अब आप 28 मई को लो, चाहे आप 28 जून को ले लो, अपन को उठाना ही है पोस्ट साहब। इस बार सेटल हो जाना है, और ज्यादा लंबा चौड़ा पंचवर्षीय कार्यक्रम ना बनाए इस बार, देन एंड देयर, ठीक। बिल्कुल कमर कस लो, करना ही है अपन को किसी भी तरीके से। क्लियर बात ये, जितनों के लिए एलिजिबल हो सबको भरो, हम बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे लेके चलो, ठीक। डेफिनेटली होगा, सब जगह सिलेक्शन होगा, वही स्ट्रेटेजी बताएंगे, एक नहीं चार चार जगह सिलेक्शन हो आपका। बस आप भी वैसे ही शिद्दत और ईमानदारी से हमारे साथ में जुटे रहना। और भी कोई प्रश्न किसी का, या सभा समाप्त की जाए। हाँ, पटवारी परीक्षा के लिए बताने वाला था, पटवारी परीक्षा के लिए बैच मिलेगा आपको हमारे यहाँ पर, उसका नोट्स मिलने वाला बहुत जल्दी, हम उसके बारे में एक दो दिन में जारी करने वाले हैं, वीडियो भी मिलेगा आपको और कुछ सैंपल्स वगैरह नोट्स वगैरह के देने का प्रयास करेंगे जल्दी। टीओ के लिए, टीओ के लिए स्पेशली बैच नहीं बनाया है हमने, हमारे पास में नहीं है, और यह कि अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। जो लास्ट बैच में सेलेक्ट हुए हैं 3-4 विद्यार्थी, है ना, उनका गाइडेंस आपको मिल जाएगा। और विपुल जी का तो इंटरव्यू भी हमने डाला था, अगर उनका सब्जेक्ट वाले कोई ऐसे विद्यार्थी जिनको सहयोग चाहिए हो
ठीक है, तो प्रयास करेंगे कि आपको उनसे गाइडेंस मिल जाए। तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग हैं, यही दिक्कत जाती है सेट जैसे एग्जाम में, है ना। ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, देखेंगे विचार करेंगे उसको, क्योंकि बातचीत के दौरान में उतना नहीं हो पाता, कई बार देखना पड़ेगा उसके लिए कहाँ पर वो क्या चीजें सेट हो पा रही हैं। और भी किसी का कोई प्रश्न? चलिए, तो आगे के अपडेशंस वगैरह आपको ग्रुप में मिलेंगे, क्लास के ग्रुप में आएंगे। मैं कहूंगा अभी तो अब आप एक काम करो, एक दो दिन बढ़िया आराम कर लो, एक दो दिन अभी बिल्कुल कोई पढ़ाई वढ़ाई मत करो, पहले तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, शांत, कि साहब लगे रहे, आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। सबसे पहला काम ये करो, एक दो दिन अपने आप को दीजिए आप रिलैक्स, छुट्टी, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन की आराम से छुट्टी, रिलैक्स हो जाओ, ठीक, घूम फिर लो, चिंतन मनन, जितना बिखराव है अब उसको रिकलेक्ट करो, एकत्र करो अपने आप को, अपनी शक्तियों को, कि साहब अब आगे क्या कैसे, बड़े धैर्य से, बड़ी गहराई से सोचना समझना विचारना पड़ेगा, जो शेड्यूल अब आपके सामने आया है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, कैरियर का विषय है साहब। इस पर ऊट पटांग अनावश्यक प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ चूक की गुंजाइश बहुत कम होती है, जिंदगी बार बार अवसर नहीं देती है, सौभाग्य बार बार अवसर नहीं देता, एक बार दरवाजा खटखटाता आगे निकल जाता है, दरवाजे को तुरंत खोल दीजिए। जबकि दुर्भाग्य की विशेषता होती है वो तब तक दरवाजा खटखटाता रहता है जब तक व्यक्ति उस दरवाजे को खोल ना दे। मौके को नहीं चूकना है अपन को, विषय की गंभीरता को समझिए और स्थितियों को समझिए, चिंतन मनन करिए। मैं भी थोड़ा सा विचार कर लूँ, एक दो दिन में आपके सामने वीडियो मिलेगा आपको, इन विषयों पर कैसे क्या करें, सभी पर सेपरेट देने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे कि आगे भी लगातार टच में रहें, यूट्यूब वाले विद्यार्थी भी जो हैं वो भी लगातार कनेक्टेड रहें। तो इससे एक बहुत ऊर्जा का संचार हुआ होगा कि बड़े नीरस से चल रहे थे, पढ़े ना पढ़े ऐसा तो नहीं यार कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया है, होगा भी कि नहीं होगा, किस युग में होगा, है ना। तो वो सब जो समस्याएं चल रही थी उसका निराकरण हो गया, लक्ष्य आपके सामने है, भले ही कुछ समय पश्चात। तो इससे जो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और जो गमगीनता के माहौल में जो चले गए थे बच्चे, उससे निकलने में बड़ी आसानी होने वाली है। नहीं तो पढ़ाई से ज्यादा एक जगह दिमाग जा रहा था, बोले एग्जाम डेट कब है, यही पूछ रहे थे ना, यही मांग रहे थे ना, दे दिया आयोग ने, लो अब तैयार हो जाए, कमर कस लें, है ना। और भी कोई कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, ये इस बारे में कह पाना, थोड़ी सा मैं कहने से बचूंगा इस विषय को, है ना। मैं समझ गया हूँ आपका प्रश्न कि 28 मई को कौन सा होगा, और मैं इस तरह की बातों को कहने से थोड़ी सा बचता हूँ। मेरा प्रयास ये होता है, नियम बता देता हूँ, नियम ये होता है कि जिसने भी पहले नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक, उसका एग्जाम ही पहले होगा, खिसकाना किसको पड़ेगा, जिसने बाद में नोटिफिकेशन जारी किया है। क्लियर बात है, जिसने उस डेट को पहले जारी किया है, चाहे वो राज्य सरकार की बॉडी हो चाहे केंद्र सरकार की, पहले किसकी परीक्षा होगी, उनकी, फर्स्ट इन फर्स्ट ही आउट होगा, फीफो मेथड, ठीक है। जो बाद में है लास्ट इन, उसको फर्स्ट आउट ऐसा नहीं किया जाता। तो बाद वाले नोटिफिकेशन का एग्जाम बाद में, जिन्होंने बाद में डेट क्लियर करी तो उनका शिफ्ट होता है, जिन्होंने पहले डेट घोषित कर दी है उसी डेट को रिजर्व कर लिया है, इस बात की संभावना ज्यादा है कि कोई ले। बाकी आगे देखिए, समय भविष्य दृष्टा तो है नहीं साहब, जैसा भी आयोग सोच समझ के विचार करके निर्णय ले इस विषय पर, है ना। डेट आगे बढ़ेगी भी मान लो, तो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है सामान्य परिस्थितियों में, क्योंकि वैसे ही बहुत डिले हो चुका है। नहीं तो कोई और सोच रहा होगा, नहीं सर अब हम सोच रहे हैं कि मई में जागेंगे और फिर पढ़ना तैयारी चालू करेंगे, तभी बैच ज्वाइन करेंगे सर हम आपका, क्योंकि उसके बाद में फिर 5 महीने हमको मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो जो था वो उन्होंने ले लिया स्पेस, वैसे डिले चल रहा है, वो कराने का एक दबाव भी अपने आप में बनता है, खिसकाएंगे भी तो 10-15 दिन खिसकाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब देखो क्या हो, एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तैयारी रखिएगा, तैयारी रखिएगा, ठीक है, ऐसा मेरा सजेशन है। और भी कोई प्रश्न, कोई बात?
क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? चलिए बताइएगा। ये वाला वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, कोई नहीं देख पाए होंगे, नहीं सुन पाए होंगे तो वो देख लीजिएगा। और कोई प्रश्न? चलिए, तो बिल्कुल सन्नाटे में ना रहें, जागृत हो जाएं, अब तो ऊर्जावान रहने का समय है, क्योंकि लक्ष्य सामने है। इस समय अगर डिमोरलाइज हो गए और ठंडे पड़ गए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, नहीं होने देंगे। भर जाओ बिल्कुल आत्मविश्वास से साहब जी। लक्ष्य चिल्ला रहा है, पुकार रहा है आपको, ललकार रहा है, उसके लिए आगे बढ़ जाइए और सिलेक्शन को उठाइए, है ना? चलिए, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद। और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, बताइएगा।